नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और हम कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट कर चुके हैं। परिचय 1 हम देख चुके हैं, ये है इंट्रोडक्शन पार्ट 2। हमने परिचय 1 में कवर किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब होता क्या है। इसमें हम दो चर वाले समीकरण को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसकी कुछ विधियां थी जिसमें मैंने आपको बताया था जिसमें हमने आपको बताया था कि जो मुख्यतः विधियां थी, एक होती थी आपकी ग्राफीय विधि। एक मैंने आपको बताया था इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि और अगला हमें पढ़ना होगा इसमें विलोपन विधि और एक और होती है जिसका नाम है वज्र गुणन। क्या होता है? वज्र गुणन। मतलब कि दो इक्वेशन दिए होते हैं इसमें और उन्हें हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। दो चर वाले होते थे और दो इक्वेशन देता था और उसमें हमें वैल्यू निकालना होता था। जैसे कि हमने बताया था x + 2y = 7 दे देगा एक इक्वेशन और एक दे देगा 3x + 4y = 9। अब कहेगा इसको सॉल्व करो और इसमें x और y का वैल्यू बताओ। तो इसमें ग्राफीय विधि मैंने आपको बता दिया था, प्रतिस्थापन विधि निकाल के बता दिया था किस तरह से करते थे। आज हमें सीखना है कि हम विलोपन विधि और वज्र गुणन से किस तरह से निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बताना है जो कि ग्राफी का पार्ट है, इसलिए मैं पहले उसको बताता हूं, इसके बाद में इसको बताऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्राफी विधि से कोई चीज सॉल्व करते हैं, ग्राफी विधि से जब हम आंसर निकालते हैं कि कहां पर ये लाइन कट करती है, तो इसमें हमें ग्राफ बनाना होता था इस तरह से ग्राफ, और इस पर हमें दिखाना होता कि जो जो दो लाइन दी रहती थी, दो लाइन वो किस तरह से जाती है। तो उसमें हमें मान लो कि दो इक्वेशन दिए होते हैं, है ना। तो दो इक्वेशन में इस तरह से मानना पड़ता था a1x + b1y + c1 = 0, या फिर हो सकता है दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। ये प्रकार होते हैं कि जब दो इक्वेशन देगा वो इस फॉर्म में रहेंगे, यानी x और y जो चर पद हैं वो सेम रहेंगे और अचर कांस्टेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन चर जो है वो सेम x और y ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर हो सकता है a1 जो हो कांस्टेंट वो 4 हो, यहाँ पर a2 5 हो, बाकी रहेगा x ही उसके साथ। तो इस तरह से हमें इसको जब इसमें रखना होता है तो उसकी कुछ कंडीशंस बनती हैं कि जो ये दो लाइन होगी, अगर इसको हम बनाते थे ग्राफ के थ्रू, इस तरह से बनाते थे ना एक लाइन, तो x और y की वैल्यू यहाँ से कुछ निकलती थी और फिर दूसरे इक्वेशन से भी कुछ x और y की वैल्यू निकलती थी। तो इसके थ्रू जब लाइन खींचते थे तो लाइन मान चलो ऐसे गई, फिर दूसरे वाले के थ्रू जब हम लाइन खींचते थे तो मान लो ऐसे कुछ जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉइंट मिला करता था इस तरह से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो लाइन दिया रहा करेगा हमको दो इक्वेशन, तो उसमें कुछ कंडीशंस बना करेंगी कि उसका हल निकलेगा उन इक्वेशन को सॉल्व करने पर या नहीं निकलेगा। तो उसकी कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर आज कि किस तरह से वो काम करने वाला है। तो आप ध्यान से देखना, इस चीज को मैं हटाता हूं, अब ध्यान से देखना। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि वो लाइन इस तरह से जाती हो कहीं पे कट करें, यानी उनका एक प्रतिच्छेदन बिंदु हो सकता है, यानी दो लाइन जो होंगी वो इस तरह से कट कर सकती हैं। या तो ये भी हो सकता है कि जो दो लाइन रहेंगी, दो लाइन जो रहा करेंगी, दो लाइन वो ऐसे भी हो सकती है कि एक लाइन जो है वो इस तरह से जाए, क्या हो रहा है, एक लाइन इस तरह से जाए और दूसरी लाइन इसी के इसी पैरेलल हो जाए नीचे या कहीं पर भी, यानी एकदम सेम जाए, ना कट करें एक दूसरे को। जब इस तरह से जाएंगी लाइन तो इसमें कोई मिलेगा ही नहीं पॉइंट, तो इसका हल निकल सकता है क्या, हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो इसमें x और y का वैल्यू मिलेगा ही नहीं क्योंकि लाइन कट ही नहीं कर सकती, क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट जो होता है वही होती है x और y की वैल्यू, जो कि हम दोनों इक्वेशन पे रखने पर वो इक्वेशन बराबर आता है। या तो फिर तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, इसमें ये हो सकती है कि एक लाइन ये गई और जो दूसरी लाइन होगी बच्चा वो भी इसी के ऊपर से इस तरह से चली जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन कंडीशंस बता दिया, या तो वो लाइन क्या होंगी एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, या तो लाइन एक दूसरे को इस तरह से कट करेगी, इस तरह से एक पॉइंट मिलेगा, या फिर एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। जब इस कंडीशन में होंगी लाइन तो इसमें हर पॉइंट पर ये x और y की वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी दोनों लाइन को, क्योंकि दोनों एकदम एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। तो यहाँ पर भी x और y का वैल्यू सेम, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर दोनों के लिए सेम मिलेगा। तो जब लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है, संपाती होती है, तो उस सिचुएशन में उसके जो हल निकलते हैं अनंत निकलेंगे, x और y की वैल्यू अनंत होंगी। और अगर कोई लाइन इस तरह से कट गई और फिर दूसरी वाली लाइन इस तरह कट की, कहीं एक जगह पर दोनों कटते हैं, सिर्फ वही पॉइंट पर ये दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, वही पॉइंट ऐसा होगा जो कि दोनों में रखने पर x और y का वैल्यू रखने पर बराबर आएगा। तीसरी कंडीशन मैंने बताई कि एक ऐसे जाएगा एक
पैरेलल दूसरी हो सकती है, जब पैरेलल होगी तो इसमें कहीं मिलेगा ही नहीं एक्स और वाई की वैल्यू। तो इस तरह में इसमें नो सोल्यूशन निकलता है, इसमें कोई हल नहीं निकलता है, इसमें कोई भी हल नहीं निकला करेगा। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा कैसे वो कंडीशंस फॉलो होंगी, उनके बारे में हम जान लेते हैं, फिर इसमें आपको बताते हैं। देखो ध्यान से, अब मैंने आपको समझा दिया ये चीज की कंडीशंस कौन कौन सी बन सकती हैं। तो देखिए पहली कंडीशन ये मैंने बताया कि मान चलो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है जी, तो इसमें आपको नोट करना है इस चीज को कि अगर हमारे पास कंडीशंस में ऐसे आ जाएगा क्या कि a1 को मैं a2 से डिवाइड कर दूं और अगला वो इक्वल नहीं आए b1 अपन b2 के, जी ऐसा आ जाएगा भी, यानी a1 में a2 का भाग देने पर b1 में b2 का भाग देने पर बराबर नहीं आता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे, क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है। और दूसरी क्या होगी, सिर्फ एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है ना। ये दोनों चीज याद रखना, इसका सिर्फ एक हल निकलेगा और लाइन जो है वो क्या होंगी, हमारी प्रतिच्छेदित करेंगी। तो जब लाइन प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस सिचुएशन में उसका सिर्फ एक हल निकलेगा, यानी कि ऐसे कोई लाइन जाएगी और दूसरी लाइन ऐसे कट करेगी, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये कट करेंगी, तब ये कंडीशन जब रहा करेगी। अगर मैं a1 में a2 का भाग दे दूं, b1 के b2 के बराबर नहीं आता, तो समझ लेना कि इसमें सिर्फ एक हल निकलेगा, x और y का वैल्यू, वही सिर्फ x और y का वैल्यू सिर्फ एक ही होगा, जो कि दोनों में रखने पर बराबर आएगा, दोनों इक्वेशन में, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। इस सिचुएशन में मैंने बताया, तो इस सिचुएशन में होगा क्या, लाइंस जो होंगी इस सिचुएशन में इस तरह से कट करेंगी, इस सिचुएशन में जो लाइन होंगी वो इस तरह से आएगी, एक इस तरह से आएगी, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये रहा करेगी, तो ये जो है यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। पहले कंडीशन ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो बच्चों, दूसरी कंडीशन में ये हो जाता है कि अगर मान लो अब दूसरी कंडीशन में कि a1 जो है उसमें हमने a2 का भाग दिया, वो जो है बराबर आ जाता है b1 अपान b2 का भाग देने पर, यानी अगर मैं ये वाले में इसका भाग दूंगा तो b1 में b2 का भाग देने पर दोनों बराबर आ जाता है, तो हमें आगे बढ़ना होता है, और आगे वाला मान चलो c1 अपान c2 बराबर नहीं आया, ऐसे बन गया, यानी जब ये कंडीशन फॉलो नहीं करती तो आगे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब बराबर नहीं तो आगे भी नहीं बराबर माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बराबर आ जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे कंडीशन हो सकती है कि बराबर भी हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता है। तो अगर मान चलो a1 में a2 का भाग देने पर, b1 के b2 का भाग देने पर, c1 में c2 का भाग देने पर उसके बराबर नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तो इस सिचुएशन में बच्चों आपको याद रखना है कि जो रेखाएं होती हैं वो इस तरह से जाएंगी, रेखाएं इस सिचुएशन में इस तरह से होंगी, एक ये जाएगी एक ये जाएगी, ये जो होगा ये बराबर और ये नहीं होगा, तो रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के समांतर चली जाएंगी, क्या होंगी, समांतर चली जाएंगी, क्या जाएंगी, समांतर चली जाएंगी। और समांतर में क्या होगा, जब लाइन समांतर होंगी तो इसमें क्या होगा, रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगे, क्या प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, और इसका हल निकलेगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं। अब बात समझ आई क्यों नहीं होगा इसका हल, इसका आप लोग बता सकते हो मुझे कि इसका हल क्यों नहीं होगा, इसका बताओ क्यों हल नहीं निकलेगा। क्योंकि भाई जब लाइन दो पैरेलल हो जाएंगी, हमारे पास जो दो लाइन आएंगी, एक ये और एक ये, ऐसे पैरेलल जाएंगी, ये सिचुएशन जब भी बना करेगी तो उसमें जब कट ही नहीं करेगी तो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगे ही नहीं, और जब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी तो बताओ ये कैसे इसका हल निकाल सकते हैं। तो बताओ इस सिचुएशन में हल निकलेगा क्या, हल नहीं निकलने वाला। तो आपको इसको भी नोट करना है दिमाग में, ठीक है। अच्छा अब तीसरा पॉइंट एक और आता है, तीसरा पॉइंट को भी देख लेते हैं। यहीं पर मुख्यतः तीन ही केसेस से बनते हैं। तीसरे में क्या होता है कि लाइन ये भी हो सकता है कि a1 में मैं जब a2 का भाग दे दूं तो वो तो b1 अपान b2 के बराबर आएगा ही, और साथ में अगला वाला भाग देने पर c1 अपान c2 के भी बराबर आ जाएगा। क्या बात है। तो जब ये कंडीशन होगी तो याद रखना बच्चों कि लाइन जो एक ऐसे जाएगी ना, उसी के ऊपर ही तुम्हारी दूसरी लाइन भी आ जाएगी, ये इस तरह से इसके ऊपर दूसरी लाइन भी रहेगी। तो जब ये कंडीशन होगी यानी तीनों बराबर आ जाएंगे भाग देने पर, तो समझ जाना कि लाइन संपाती होगी। तो इसका जो आंसर यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि संपाती होंगी, क्या होंगी, संपाती, रेखाएं संपाती होंगी, लिख लेना। और इसका हल निकलेगा तो इसके लिखेंगे अनंत हल होंगे। इसके क्या होंगे बच्चों, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे।
के जो हल होंगे अनंत हल होंगे। अब बात समझ में आई क्यों इसके अनंत हल होंगे? आप लोग बताइए मुझे क्यों इसके अनंत हल होंगे? क्योंकि भाई जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो हर पॉइंट पर वैल्यू दोनों को सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि एक के ऊपर ही एक लाइन जा रही है। तो जब ये कंडीशन होगी तो वो संपाती होंगी और एक्स और वाई की अनंत, कहीं पर भी एक लाइन ऐसे गई फिर दूसरी भी इसी के ऊपर जा रही है तो यहाँ पर भी उसी लाइन का पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर भी उसी पॉइंट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, हर जगह पॉइंट में एक्स और वाई का वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो दोनों क्या होगा? अनंत हल हो जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा? जब बराबर होती हैं तो ये इस तरह समांतर जाएंगी तो कोई मिल ही नहीं रहे, कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा उनके बीच में, तो कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन जब लाइन इस तरह से और इस तरह होती है तो एक ही पॉइंट पर कट करते हैं, इसलिए सिर्फ उसका एक ही हल होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं और इसको तीनों को आपको समझाता हूं कि उसमें किस तरह से हम बताएंगे कि वो क्वेश्चन में कि ये चीज का कितने हल हो सकते हैं इसके। तो आइए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं साइड में रख करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझिए। मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लेते हैं इसी तरह कोई क्वेश्चन हमने मान लिया यहाँ पर है कि 2x प्लस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0। याद रखना इसको हमें इक्वल टू के इधर रखना है, कांस्टेंट उधर होगा तो इधर लाना पड़ेगा। और दूसरा मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ये दो इक्वेशन ले लिया, ठीक है ना। तो पहले वाले को जब a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करोगे पहले वाले को तो बताओ यहाँ से a1 कितना मिलेगा पहले वाले क्वेश्चन से? तो a1 2 मिल जाएगा और b1 कितना मिलेगा? b1 मिल जाएगा 9 और c1 कितना मिल जाएगा? तो c1 मिल जाएगा 5। उसके बाद जब दूसरे वाले को देखोगे तो a2 कितना मिलेगा बच्चों? a2 4 है। b2 कितना मिलेगा? b2 15 मिल जाएगा। एंड c2 कितना होगा? तो c2 माइनस का 7, क्योंकि फार्मूला में प्लस होता है इसलिए माइनस 7 लेते हैं, ठीक है। सारा कुछ मिल गया। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो हम पहली कंडीशन को देखते हैं, पहले a1 अपान a2 निकाल लेते हैं। a1 अपान a2 इक्वल टू कितना आएगा? तो यानी 2/4। a2 कितना है? 4। तो काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद मैं निकालता हूँ b1 अपान b2। तो जब b1 अपान b2 निकालोगे तो b1 हमारे पास है 9 और b2 हमारे पास है 15। अब मुझे बताओ कि b1 अपान b2 तो कटेगा, हाँ 3 से काट देते, 3 3 9 और 3 5 15, यानी 3/5 आ जाएगा। अब बताओ मुझे कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है क्या? यहाँ पर बताओ जो 1/2 आया है वो क्या है? a1 अपान a2 है। और ये b1 अपान b2 आया है। b1 अपान b2 जो आया है, क्या ये दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल नहीं है? तो इसका मतलब कि जब इक्वल नहीं तो इसका मतलब ये कैसी रेखाएं होंगी? एक प्रतिच्छेदित करेंगी और एक ही इसका हल निकलेगा। इसका सिर्फ एक हल निकलेगा। यानी इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ये वाली दोनों इक्वेशन को, तो सिर्फ x और y की वैल्यू क्या होंगी? सिर्फ एक ही निकलेगी। इसका हल करने पर सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी x और y को की, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैल्यूज इसकी निकलेंगी x और y की, कितने इसके मान हो सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक मान संभव है, क्योंकि इसमें a1 अपान a2 करने पर बराबर नहीं आ रहा है b1 अपान b2, इसलिए ये चीज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं। क्या चेंजिंग करता हूं कि यहां पर मैं चेंजिंग कर देता हूं इस चीज में। यहां पर मैं कर देता हूं क्या? 18 ले लेता हूं, ठीक है ना। जब यहां पर 18 हो जाएगा तो मुझे ये बताओ कि यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर भी 18 ही हो जाएगा, राइट। बताओ यहां पर भी 18 होगा या नहीं होगा? उसके बाद ध्यान से समझना, फिर से वही काम करना होगा। a1 अपान a2 निकाल लिए मैंने, 1/2 b1 अपान b2, यानी कि 9/18 कर देंगे। तो 9 1 कम 9, 9 दूना 18, यानी आ गया 1/2। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि a1 अपान a2 करने पर वो b1 अपान b2 के बराबर आता है। यानी हमने यहाँ पर देखा कि a1 अपान
A2 करने पर वो B1 अपान B2 के बराबर आता है। तो जब ये कंडीशन होती है तो मुझे आगे भी बढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं C1 अपान C2 को भी निकालूंगा। तो जब मैं C1 अपान C2 निकालता हूँ तो क्या होता है 5/-7 ही हो जाएगा। तो कहता हूँ ये बराबर था क्या C1 अपान C2 के, तो C1 अपान C2 अलग आ रहा है, यानी A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर तो आया, लेकिन C1 अपान C2 कुछ दूसरा आ रहा है, इसलिए उसके बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन बन गई, यानी A1 अपान A2 तो बराबर है B1 अपान B2 के, बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 के, इसलिए ये कंडीशन दूसरी वाली बन जाती है। तो इस सिचुएशन में प्रतिच्छेदित तो करेंगे लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर में एक भी हल नहीं निकलता है। इसका मतलब ये कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो कभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमें पता करना पड़ेगा ना आखिर कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो हम उसको इस तरह से पता करेंगे कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा तभी करेंगे। और यूनिक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, मतलब उसका सिर्फ एक ही हल निकलना चाहिए, मतलब सिर्फ कंडीशन पहली वाली जब बनेगी तभी हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाला करेंगे, वरना छोड़ देंगे क्वेश्चन को वहीं पर, ठीक है ना। इसलिए ये चीज पता होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी, इसका हल ही नहीं निकलेगा। अब इसको तुम अगर हल करना चाहोगे इस क्वेश्चन को तो इसका एक्स और वाई का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेखाएं समांतर है, मिलेगा ही नहीं। चाहे आप इसको करके देख लेना कॉपी पे, इसको करके देख लेना कॉपी पे, इसका हल नहीं निकाल सकते आप एक्स और वाई का। चाहे करके आप अभी देख लो, वीडियो को पॉज करके प्रतिस्थापन विधि से मैंने आपको बताया था, करके देख लो, ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरा मेथड में ये कहता है, तीसरा मेथड ये होगा बच्चों, तीसरा मेथड ये कहेगा कि कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारा जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वो बराबर भी हो सकता है, कभी कभी क्या होगा वो बराबर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर इस बार प्लस का 10 ले लिया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं प्लस का 10 ले लूंगा तो बताओ यहाँ पर भी प्लस का कितना आएगा, यहाँ पर भी तो प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर भी प्लस का 10 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 माना है तो यहाँ पर भी मुझे 10 लेना पड़ेगा, ये 10 ले लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब मैं A1 अपान A2 निकाला तो 1/2, B1 अपान B2 भी 1/2, C1 अपान C2 जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी रखेंगे 5/10, क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे 5/10, और 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ से आगे 1/2। तो आपने इस सिचुएशन में क्या देखा कि A1 अपान A2 भी 1/2, B1 अपान B2 भी 1/2 और C1 अपान C2 भी 1/2, यानी तीनों बराबर हो गए। और जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं बच्चों तो रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, यानी कि संपाती हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, संपाती हो जाती हैं इस तरह से। और इसका हल जो है कितने निकल के आते हैं, तो इसके हल जो होते हैं इनफाइनाइट निकलते हैं, अनंत निकलते हैं, क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। और इस सिचुएशन में आंसर जो होगा इसके इनफाइनाइट निकाल सकते हो तुम। हर वैल्यू पर, हर एक पॉइंट पर जो भी इस लाइन पे आएंगे उन सभी पर एक्स और वाई का वैल्यू जो भी आएगा वो सबको सेटिस्फाइड करेगा, दोनों को। इस सिचुएशन में चाहो तो आप इस क्वेश्चन को भी आप विलोपन विधि से करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में भी इसके अनंत हल निकलते हैं। लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले यही कहेगा कि इस क्वेश्चन को पहले चेक करो कि ये जो है कि नहीं हमारा समांतर है या फिर संपाती है या फिर प्रतिच्छेदित है। अगर वो उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, सिर्फ एक हल वाला होगा, तभी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू बताओ, नहीं तो कहेगा रहने दो। तो जब ये कंडीशन बना करेगी, यानी A1 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होगा, उसी में हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो क्वेश्चन को वहीं पर रोक देंगे, छोड़ देंगे। जब ये वाली कंडीशन बनेगी तो लिख देंगे कि पैरेलल होंगी, इसलिए हम इसका हल नहीं निकाल सकते, हो गया काम खत्म। जब ये कंडीशन बनेगी तो इसके अनंत हल होंगे, काम खत्म, ठीक है ना। और जब ये पहला वाला होगा तब ही हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये चीज वर्क करता है। आइए अब चलते हैं हम लोग बाकी के जो दो मेथड बचे थे, कौन कौन से, एक तो हमारा विलोपन विधि और एक बचा था हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, उनको भी सीखते हैं। समझ में आ गया ना आपको ये चीज कैसे होती है। चलो अच्छा बताओ, एक बार मैं पूछता हूं आपसे कि अगर कंडीशन A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो जाएगा तो कंडीशन क्या होगी इसके लिए, तो इसके क्या हल होंगे, सिर्फ एक हल होगा। कितने, एक हल होगा, एक हल सिर्फ निकलेगा, ठीक है ना। आइए अगली कंडीशन पे चलते हैं। अगली कंडीशन, अगर मैंने कह दिया कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, दिस कंडीशन इज व्हाट्स हैपन इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या घटित होगा, क्या घटित होगा बताइए। तो ये कंडीशन में जब ये बराबर होता तो आगे निकाला तो बराबर नहीं आया, तो इस कंडीशन में हमारी रेखाएं दोनों क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसका हल क्या होता है, हल नहीं निकाल सकते, हल नहीं निकलेगा, लिख दो चाहे हल नहीं निकलेगा। आ गया समझ में। आइए
अगली कंडीशन ये कहती है कि कभी अगर a1 जो है वो a2 के इक्वल हो जाए, b1 अपन b2 भी इक्वल हो, और ये जो है c1 अपन c2 यानी तीनों आपस में इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। और इसके हल कितने निकलेंगे, तो हल की बात करते हैं तो इसके हल जो निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अब आ गया समझ में कि अभी भी कोई दिक्कत रह गई, अब भी दिक्कत रह गई तो आप पीछे वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, बैक आओ, फिर से देख कर फिर हमारे साथ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मेन मुद्दे पर, जिसका नाम है अगली कंडीशन, और कंडीशन का नाम क्या हमने दिया है, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। आइए इस विधि को भी आज देख ही लेते हैं, ये विधि किस तरह से काम करती है। इस विधि को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन यानी कि दो इक्वेशन होने बहुत जरूरी है। तो आइए हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन लेते हैं 8x + 5y, 8x + 5y = 9। ठीक है, और आगे है 3x + 2y, 3x + 2y = 4। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। मैं इसी क्वेश्चन को लूंगा और इसी क्वेश्चन को वज्र गुणन से भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसके आंसर सेम आएंगे। तो देखो, जब ये कंडीशन लगाना होता है वज्र गुणनखल, तो हम इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं, इस क्वेश्चन को, और इसमें किसी एक को सेम करना होता है, दोनों में किसी भी एक को। चाहे x का वैल्यू जो है उसको सेम बना लो, चाहे y वाले को बराबर दिखा दो। यानी यहाँ पे y का गुणांक 5 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है, तो इसको भी बनाओ, इन दोनों को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों बराबर हो जाए। जैसे मैं 2 है यहाँ पे, तो इस 2 को इसमें करवा दो तो 10 बन जाएगा, इस 5 को इसमें करवा दूंगा तो ये भी 10 बन जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो, या इसको बराबर कर लो तो 3 का 8 में करवा दो और 8 का 3 में करवा दो, ठीक है, तब भी बराबर बन जाएगा। तो इस तरह से हम बराबर करेंगे किसी भी एक को। तो मान के चलो तुम्हारे दिमाग में आया कि सर जी चलो हम y को बराबर करते हैं या x को बराबर। चलो x को बराबर करना है तो x वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो पहले वाले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब पहले वाले समीकरण में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो 3 से पूरे में करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बराबर दिखाना तो इसका x का गुणांक इस पूरे में और इसका x का गुणांक इसमें करना पड़ेगा, जिसको बराबर करना है। तो x को बराबर कर दोगे तो y के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, y का वैल्यू निकल आएगा, वापस से रख दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो अब चलो 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई पूरे 8x + 5y = इधर भी 3 × 9 करना पड़ेगा। तो 3 8 24 हो जाता है, 24x और प्लस 3 5 15y = 3 9 27 हो गया। इक्वेशन नंबर इसको 3 डाल देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत। अब इस वाले इक्वेशन में इस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज दैट बना के कर देते हैं। तो जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ब्रैकेट में 3x + 2y = 8 × 4। अच्छा, ये चीज मैं कर रहा हूँ, आप इसको चाहो डायरेक्ट भी कर सकते थे। 8 3 का 24x हो जाएगा और प्लस 8 दूनी 16y हो जाएगा = 8 चौके 32 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत। अब x ये तीसरा और चौथा को हम एक साथ रखेंगे, तो तीसरे और चौथे को एक साथ रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण लिखेंगे यहाँ पर नाउ, या लिख सकते हो जैसे भी समझ में आए, नाउ लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो। दोनों को एक साथ लेंगे। पहला वाला समीकरण यहाँ पर लिखेंगे 24x + 15y = कितना था, 27। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या था, 24x + 16y = 32। ठीक है, अब जब ये कंडीशन होती है तो अब इसको क्या करना होता है, काटना पड़ता है। अब आपको ये देखना है कि मुझे 24 वाले बराबर है तो इसको काटना है किसी भी तरह से करके। हमें पता है कि घटाने पर साइन बदलता है, जोड़ने पर साइन नहीं बदलता। तो यहाँ पर ये साइन प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो जोड़ने पर तो चिन्ह बदलेगा नहीं, तो ये कट भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा, घटाने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर आप लिख सकते हो घटाने पर, ऐसे लिख देना आगे, घटाने पर। ठीक है, जब आप घटा रहे हो तो आप इसको जब घटाओगे बच्चों, तो घटाने पर मैंने क्या कहा, चिन्ह बदलता है ना, घटाने पर चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत। ओके, अब ये वाला तो कट जाएगा और ये घटा दोगे तो 16y से इतना घटेगा तो माइनस का y बचेगा, राइट।
और इधर घटा दोगे तो कितना आएगा, 7 5 12, 5 बचेगा, लेकिन माइनस का। तो यहाँ से y बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा बच्चों की y का वैल्यू आएगा 5। बताइए y बराबर आपके पास जब 5 आ गया, जब आपके पास y बराबर 5 आ गया तो इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, जिसमें आपको दिमाग काम करे किसी में रख दो। चलो पहले वाले इक्वेशन में रख दो, जिसमें भी आपको कोई एक्स वाई दिख रहा हो दोनों चीज उसमें रख दो। तो किस में रखना चाहते हो, पहले वाले में। तो यहाँ पर लिखना कि समीकरण एक में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो चलो हमने y बराबर समीकरण एक में रख दो, तो 8 इंटू एक्स था तो 8x रहने दो, इसको 8x रहने दो, प्लस आगे था 5y, तो 5 इंटू वाई का वैल्यू रख दो 5, इक्वल टू इधर 9 था। तो यहां से मेरे पास 8x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 25 बराबर 9, 8x बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो घटेगा, तो 9 माइनस 25, घटा दो 25 घटा दो कितना होगा 15, 9 6 15, 6 आया और 1 है ना, 16 9 25, बड़ा नंबर माइनस माइनस में। तो मुझे x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 16 बटे 8, 8 एक कम 8 दूनी 16, यानी कि माइनस का 2, राइट। तो यानी यहाँ पर मैंने x का वैल्यू निकाल लिया कितना, माइनस का 2, और y का वैल्यू मेरे पास आ गया 5। बताइए कहाँ नहीं समझ में आया आपको, आप बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आया। कुछ नहीं करना होता है, किसी एक को बराबर करना होता है, किसी भी एक को बराबर कर लो, आप उससे आंसर निकाल सकते हो। नहीं समझ में आया, चलो मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। मैंने x को बराबर दिखाया था, इस बार मैं y को बराबर करके देखता हूँ। मैं y को बराबर करके देखो किस तरह से वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है ना। चलो हटाता हूँ इसको पूरा, ठीक है, पूरा हटा दूंगा तो क्वेश्चन भी हट जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ना पूरा हटा देते हैं, यही क्वेश्चन था, हटा देते हैं। ओके, देखो हमारे पास क्वेश्चन है ना, अब हमको क्या करना है, अब इसको बराबर करना है 5 वाला को। तो यानी y को बराबर करने के लिए मुझे इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इसमें दोनों में करेंगे तो क्या होगा, 2 का डायरेक्ट 2 अठे 16x प्लस 2 पंचे 10y इक्वल टू 2 9 18, राइट। अब इसके बाद 2 का मैंने इसमें करवाया, अब इस 5 का, क्योंकि इसके y के गुणांक से हमने ऊपर वाले में किया, तो ऊपर वाले के गुणांक जो है 5, उसका अमीन पूरे में करेंगे। तो 5 से इसमें भी करो, 5 दिया 15x प्लस 5 दूना 10y इक्वल टू 5 चौके 20, ठीक है, हो गया। अब लाइन खींच देंगे, खींच दिया, ओके। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, देखो मुझे तो काटना है ना इसको, अगर ये प्लस में ये भी प्लस में तो कहाँ कटेगा, क्योंकि अगर हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर तो साइन बदलता नहीं है, तो उसको तो मुझे काटना है। अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पर लिख देते जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर तो साइन बदलता नहीं, तो आसानी से कट जाता। अगर घटाने पर लिखते तो फिर से माइनस आ जाता, फिर जो कटता नहीं। अब यहाँ पर ये भी प्लस में, यहाँ पे ये भी प्लस में, तो इसको काटने के लिए घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि घटाने पर साइन बदलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब हम इसको घटा रहे हैं तो घटाने पर साइन बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। घटा दो तो 16x से 15x हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, ये तो कट ही जाएगा, इक्वल टू इधर घटा दोगे तो माइनस का 2 बचेगा। यानी ये मैंने x की वैल्यू निकाल लिया, राइट। जब x की वैल्यू आ गई तो लिखेंगे अब समीकरण, लिखेंगे समीकरण एक में x बराबर माइनस का 2 रखने पर रख दें। तो जब x बराबर माइनस 2 रख रहे हो समीकरण एक में, तो देखते हैं क्या आता है, रखो 8x था, x का वैल्यू माइनस 2 रख दो, प्लस 5y, तो 5y रहने दो इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर 9, राइट। अब इसके आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर यहाँ पे, तो देखो ये माइनस का 16 उधर जाएगा तो इधर बचेगा 5y इक्वल टू 9, उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो 5y बराबर हमारे पास आ जाएगा 25। तो y बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा 5 के, तो 5 5 25, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। आपने ध्यान देखा कि हमने दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को 2 बार मैंने करके दिखा दिया। आपको ज्यादा इसको लंबा नहीं करना, आपको इसी तरह से छोटा से करना है, बस हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना हो, यहाँ पे लिख देना कि समीकरण एक में कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, 2 का गुणा करने पर, लिख देना यहाँ पे गुणा करने पर, ठीक है। और इसमें लिख देना कि समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, हो गया, सिंपल है। ज्यादा आपको लंबा नहीं करना क्वेश्चन को, जबरदस्ती में उसको लंबा नहीं करना घसीट के, जब छोटा से हो जा रहा है तो क्यों उसको हम लंबा करें। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम इस क्वेश्चन को जब हमने किया विलोपन विधि से तो किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है।
मैंने एक ही क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताया और मेथड सारा सेम था, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अभी घर के लिए आपको। अब इसी क्वेश्चन को मैं देखो विलोपन के बाद अब वज्र गुणन से इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आपको कि इसको वज्र गुणनखंड से कैसे करोगे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आइए वज्र गुणनखंड को सीखते हैं। पहले सीखते हैं उसको कि होता क्या है ये, उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है ना। देखो वज्र गुणनखंड क्या होता है, वज्र गुणन। तो वज्र गुणनखंड के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। आपको ये तो पता है ना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी ये चीज इधर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो आपको कंडीशंस फॉलो करना है। इसको जो क्वेश्चन दिया होगा जब भी आप उसको किस मेथड से करोगे, इसको हटाते हैं, इसके जगह में हमें लिखना होगा क्या, वज्र गुणन विधि। क्या लिखेंगे, वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, क्रॉस मल्टीपल। अब देखो यहाँ पर ये दो हमारे क्वेश्चन है, तो इसको हमें इस फॉर्म बनाने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा, पहली चीज तो हो गई। अब देखो जब ये काम करेगा तो इसको कैसे करते हैं वो चीज बताना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को अभी हटा ही देता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास नोट है, हम उसको वहां से वो कर लेंगे। इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो कंडीशन पता हो गई, दोनों फार्मूले। जब इसको वज्र गुणनखंड से करते हैं तो इसमें कंडीशन क्या कहता है, फार्मूला याद करने का बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ आपको। फार्मूला जो याद करेंगे उसका सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। देखो ध्यान से, पहले तो यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पर थोड़ा दूर पर y लिखना है, थोड़ी दूर पर 1 लिखना है, ठीक है। सबके अपान में लगा देना है, इस तरह अपान, सबका अपान। अपान लगाने के बाद सबके बीच में तुम्हें क्या लगा देना है, इक्वल टू, इस तरह से लगा दिए। ओके, इतना लगाने के बाद आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब हमें पता है ना कि ए बी सी होता है ना, ए फिर बी फिर सी, तो हम ए से ना शुरू करके बीसी से स्टार्ट करेंगे, तो बीसी के बाद दो दो को लेना है, तो यहाँ पर बीसी लिखना है, ठीक है। और बीसी के बाद बीसी के बाद क्या आता है, बीसी फिर सी ए लिखते हैं ना, तो सी ए लिखना है यहाँ पर, फिर सी ए के बाद अब ए बी आएगा, तो यानी ए बी यहाँ लिखना है। यहाँ तक पहले आप समझ लो, बी सी सी ए बी। अब इसी चीज को वही में से घटा दो, सेम में से सेम को घटा दो, सी ए से सी ए को यहाँ पर घटा दो, यहाँ पर ए बी से ए बी को घटा दो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, यहाँ तक आपको दिक्कत हुआ, एक्स अपान बी सी माइनस बी सी अपान सी ए माइनस सी ए, 1 अपान ए बी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे पता है कि फार्मूला में तो बीसी होता है, दो ठो बी होते हैं, दो ठो सी होते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, एक दो लिखते चले, 1 2 2 1 1, एक बार आगे एक से 1 जाना है, फिर उल्टा आना है, जाना है आना है, जाना है आना है, तो यानी यहाँ पर 1 लगा दो, फिर इसके बाद 2 लगा दो, फिर उल्टा लिख दो, 2 लगा दो फिर 1 लगा दो, उसी तरह से पहले 1 लगा दो फिर 2 लगा दो, फिर 2 लगा दो फिर 1 लगा दो, उल्टा सीधा चलना है, फिर 1 लगा दो फिर 2 लगा दो, फिर 2 लगा दो फिर 1 लगा दो, बस आपको पता भी नहीं होगा, आपने फार्मूला याद कर लिया। दिस इज योर फार्मूला ऑफ वज्र गुणन विधि। वज्र गुणनखंड का, वज्र गुणन विधि का ये फार्मूला आपके सामने लिख गया। x निकालना है तो इस वाले को बराबर इसके ले लिया करेंगे, y वाले को निकालना है तो y बराबर इसको कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ABC क्या है, A1 B1, ये यहाँ से निकल के आएंगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया रहा करेगा। तो आपको याद रखना x अपान B1 BC, B1 BC BC, यहाँ पर CA CA AB AB याद रखना। उसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 लगाते चले जाओ, क्वेश्चन खत्म, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको फार्मूला याद हो चुका होगा। मैं क्या करता हूँ, इस चीज को हटाता हूँ, फार्मूले को ऊपर करता हूँ, उस क्वेश्चन को यहाँ पर लाता हूँ, क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं इस मेथड से। आइए चलते हैं, हटाते हैं इस चीज को। अब मैं इस चीज को हटा देता हूँ, किस तरह से आया, बस याद रखना कि C1 और C2 इधर ही होने चाहिए जब हम इस वज्र गुणन विधि से करेंगे, उधर नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इस चीज को क्या करता हूँ, इस चीज को ऊपर पहुंचाता हूँ थोड़ा सा, इसको खिसका के यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है। ओके, अब मेरे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आते हैं। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 8x प्लस 5y। देखो क्वेश्चन जो था वो इधर मैं लिखता हूँ, 8x प्लस 5y बराबर 9 दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जब उधर इक्वल टू होगा उसको इधर लाना होगा, तो फार्मूला जो बनेगा हमारे पास क्वेश्चन 8x प्लस 5y माइनस का 9 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान, ठीक। ओके,
उसके बाद जो दूसरा था, दूसरा क्या दिया था, 3x प्लस 2y, क्या था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको भी इधर लाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर, ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। अब इसके थ्रू हम निकालेंगे a1 a2 a1 b1 c1 का वैल्यू, यहां से निकालेंगे a2 b2 c2 का वैल्यू, क्योंकि फार्मूले में रखना है तो कोई दिक्कत नहीं। आइए हम a1 b1 c1 का वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं। तो जब निकालते हैं फार्मूले से, तो a1 बराबर आप बताओ कितना आ जाएगा, इस वाले से a1 निकलेगा 8 आएगा, b1 कितना आएगा, तो b1 मेरे पास आ जाएगा 5, 5 है ना, 5 रख देंगे, एंड c1 इक्वल टू आएगा माइनस में 9 है तो माइनस 9 आ जाएगा। अब इसके बाद यहां से निकालते हैं a2 का वैल्यू, तो a2 बराबर कितना आएगा, तो a2 आप देखिए कितना है, 3 है, 3 तो यहाँ पर 3 लिखते हैं। फिर इसके बाद b2 लिखते हैं, तो b2 मेरे पास कितना है, b2 2 है तो 2 लिख देंगे, उसमें क्या। और c1 मेरे पास कितना है, तो c1 मेरे पास है माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख लेते हैं बस। अब आपको यहां तक पहले नोट करना है, यहां तक आप चीजों को नोट करो बस। पहले नोट कर लिया, क्या आपने यहां तक की चीजों को नोट कर लिया? ओके, अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया तो मैं इस चीज को अब हटाऊंगा। अब इस चीज को मैं हटाऊंगा, इसको भी हटाना पड़ेगा या छोटा कर दूंगा, और क्या छोटा कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, और इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये मैंने यहाँ पर रखा है इसको थोड़ा सा, और इसको मुझे जरूरत थी तो इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर रखूंगा। इसको हटा देते हैं। आइए, क्वेश्चन को थोड़ा सा जगह में चाहिए, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ बस। अब आपको देखो वैल्यू आपको ना दिख रही होगी, बाकी मैं बता दूंगा वैल्यू आपको। हमने वैल्यू निकाल लिया ना, वैल्यू निकाल लिया, यहाँ सारी वैल्यू पता है। चलो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसके वैल्यू को, इसके वो बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इतना कर देते हैं। चलो ये ठीक है, अब दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको। अब मैं क्या करूंगा, अब क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान से। अब इसको निकालना हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, उस सूत्र लिखेंगे सूत्र से, या लिख सकते हो फ्रॉम फार्मूला, जो भी आपको समझ में आए, या लिख देना हम जानते हैं कि, सीधा सीधा लिखना हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जरूर डालो, हल जरूर डालो, ठीक है। क्या जानते हैं कि x अपान इक्वल टू, यहाँ पे y अपान इक्वल टू 1 अपान इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर BC होता है माइनस BC होता है, यहाँ पर क्या होता है, CA होता है माइनस CA होता है, यहाँ पर AB होता है माइनस AB होता है, फिर यहाँ पे 1 2 2 1, यहाँ पर भी 1 2 2 1, यहाँ पर भी 1 2 2 1 होता है, ठीक है ना। अब मुझे तो वैल्यू निकालना है किसकी, x की और y की, है ना। तो एक बार इसको बराबर इतना ले लेंगे, एक बार इसको बराबर इतना ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले वैल्यू रख देते हैं, सबकी इसी में रख दो वैल्यू। चलो, तो x अपान क्या हो जाएगा, x अपान वैल्यू रखो b1 कितना है हमारे पास, तो b1 यहाँ से 5 रखेंगे, 5 इंटू c2 कितना है, b1 इंटू c2 मेरे पास है, देखो c2 है, ये देखो c2 है, इसको याद रखना, ये c2 है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये C2 है, ठीक है ना। अब आते हैं, ओके। तो देखो हमारे पास C2 कितना दिया है, C2 हमारे पास है माइनस का 4, तो ब्रैकेट में माइनस का 4 रखेंगे, फिर माइनस लगा है फार्मूले में, माइनस लगा देंगे। B2 रखेंगे, B2 मेरे पास है 2, तो 2 रखेंगे इंटू C1 कितना है, C1 है माइनस का 9, माइनस का 9 रख दिया, देखो माइनस 9 इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद अगली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर y है तो y तो वैसे ही रहेगा, अपान लगाएंगे, C1 रखेंगे, C1 है माइनस का 9, तो माइनस का 9 इंटू A2 कितना है, A2 है 3 रख देंगे, माइनस माइनस लगा दे, C2 है माइनस का 4, तो माइनस देखो फार्मूला वाला माइनस, उसके बाद C2 को वैल्यू रख रहा हूँ माइनस का 4 इंटू, ध्यान से देखते जाना, इंटू A1 रखना है, A1 मेरे पास है 8, तो 8 रख देंगे, इक्वल टू लगाने के बाद अब क्या करना है, अब वैल्यू रखना है अगली वैल्यू है 1, तो 1 को 1 ही रहने दो, अपान लगाएंगे, A1 कितना है मेरे पास 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा,
इंटू b2 कितना है मेरे पास, b2 है 2, तो 2 रख देंगे, माइनस a2 कितना है, a2 है हमारे पास 3, तो 3 रख देंगे यहाँ पर, और इंटू b1, तो b1 कितना है मेरे पास 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ क्या? वैल्यू रख दिया। वैल्यू रखने के बाद अब अगली लाइन पर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, अगली लाइन पे, ठीक है ना, इक्वल टू लगा करके, जो भी समझो इक्वल टू लगाओ या कुछ भी कर दो, सही है। देखो जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो देखो क्या आता है, x तो वैसे ही रहेगा अपान ये 5 चौके 20 माइनस का 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 9 दूना 18, क्योंकि दोनों प्लस में है, इक्वल टू यहाँ पर देखो y अपान करेंगे 9 3 27 माइनस का 27 ले लो, ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32, प्लस का 32 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर देखो 1 अपान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 होता है, और माइनस का 5 तिया 15 होता है। बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है या दिख नहीं रहा, वो भी बताओ, आप दिख रहा है ना? ओके, अब इसके आगे क्रिया मैं इधर साइड में करता हूँ। साइड में करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम भी कर सकता हूँ मैं, एक काम ये करता हूँ कि जो फार्मूला मैंने आपको बताया ना, ये हम जानते हैं कि यहाँ से इस चीज को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गया कि चीज कहाँ से था। मैंने अभी फार्मूले में सिर्फ वैल्यू रखी थी, ठीक है। अब इस चीज को मैं उठा करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब मैं इस चीज को उठा के यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आपको, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने वैल्यू रखते चला गया। अच्छा ये वाला चीज जो है इधर है, ठीक है ना, इस चीज फार्मूले में है इधर। अब देखो ध्यान से, अभी एक लाइन और सॉल्व हो जाएगी, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x अपान कितना हो जाएगा, 18 से 2 घट जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ से y अपान कितना आ जाएगा, 7 5 12 5 आ जाएगा, और यहाँ से इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1 अपान 16 में 15 घटाओगे तो 1 आएगा, बस। अब एक बार इसको बराबर कांस्टेंट कर लेंगे, एक बार इसको बराबर इतना करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट लगा के सॉल्व कर दो। दिस इंप्लाइज दैट लिखेंगे x अपान माइनस 2 बराबर 1 अपान 1, दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ गया ना, माइनस का 2 देखो उसमें से भी आया था। अब उसके बाद अगली कंडीशन को नीचे कर देना इसी के, कि अगर y बराबर आप 5 ले, y बटा 5 बराबर 1 बटा 1 ले रहे हो, तो y बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा 5। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत हुई इन चीजों को समझने में। बात यहाँ पर आती है, दिक्कत तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही तरीके से समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो कहीं ना आपने समझने में गलती कर दी, आपने समझा नहीं अच्छे से। आप वीडियो को फिर से बैक करिए, देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर चीजों को क्लियर किया है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया। अब आपको कोई क्वेश्चन करना है एग्जाम क्वेश्चन, और उसको करोगे इस तरह से, निकालना वैल्यू तीनों मेथड से, चारों मेथड से चाहे करना, ग्राफी वाला तो छोड़ देना, ग्राफी से मत करना, लेकिन आप एक क्वेश्चन में आपको देता हूँ, आप देख लीजिए इसको ध्यान से, कहाँ समझे आप उसको बताइए। वैल्यू जो है वो ये वाली और ये वाली है y की, ठीक है ना। हमने इसी क्वेश्चन को अभी विलोपन से किया, तब भी इतना ही आया था, ठीक है ना। अब आपके पास मैं एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन है कि 3x प्लस 2y बराबर 9, और दूसरा है 5x प्लस 4y इक्वल टू 7। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये है एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, और इसको आपको सॉल्व करना है। x और y का वैल्यू बताना है, क्या होगा, क्या होगा, वो भी विधियां कौन सी, यही 3-4 विधियां कौन कौन सी विधियां। पहली विधि आप सॉल्व करोगे प्रतिस्थापन से आपको इसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। दूसरा आपको करना है विलोपन विधि से भी इसी क्वेश्चन को, विलोपन विधि से भी। और तीसरा आपको करना है वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन से भी। ये तीनों विधियों से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आंसर जो आपका आएगा, आंसर आपको कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना, ठीक ना। और ठीक है, ये चीजें आप क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है ना। ओके, और हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे इसकी, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।